हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो भी रिसेंटली 2022 में रिलीज हुई है और एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन आई है उसमें लिखा गया है कि एग्जाम की एप्लीकेशन अगर आपको फिल करनी है तो देयर इज ओनली वन वे, दैट इज थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करना है, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी अलग अलग कमीशन के एग्जामिनेशंस के लिए इन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन को सबमिट किया होगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने पहले कभी कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं देखा है, नहीं एक्सपीरियंस किया है। तो ये वीडियो खासतौर पे मदद करने के लिए उन सभी एस्पिरेंट्स की। इसके साथ ही वो एस्पिरेंट्स जो अभी फॉर्म भरने जा रहे हैं या जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है, उनको कुछ दिक्कत आई है फॉर्म भरने के अंदर, उनके भी सभी सॉल्यूशंस को इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन को फिल करने के लिए हमें अपने इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना होगा। आप कोई भी लेटेस्ट ब्राउजर यूज कर सकते हैं, चाहे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला का कोई भी लेटेस्ट वर्जन जो है ब्राउजर का आपको यूज करना है। यहां पर मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं, इसका लेटेस्ट वर्जन मैं यूज कर रहा हूं टू फिल अप द फॉर्म। गूगल क्रोम में गूगल के ऊपर जाकर आप HPPSC लिखकर सीधा सर्च करते हैं तो फर्स्ट लिंक आपको HP पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट का दिखता है। आप ईमेल जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, www.hppsc.hp.gov.in। ये आपका एड्रेस है, वेब एड्रेस है कमीशन की वेबसाइट का। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं। लिंक के ऊपर क्लिक करने पर आपकी कमीशन की वेबसाइट ओपन होती है। ये कमीशन की न्यू वेबसाइट है और इसी में आपको यहां दिखता है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन के नीचे आपका दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, जहां पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो कमीशन की वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और आपका ये पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होते ही सबसे पहले आपको मैसेज ये आता है कि जो कैंडिडेट्स 20 जून 2020 से पहले ओल्ड कमीशन की जो वेबसाइट थी, कमीशन की पुरानी वेबसाइट थी, तो अब नई वेबसाइट आ गई है। जो पुरानी वेबसाइट थी उसके ऊपर अगर आपने कभी कोई फॉर्म फिल किया है, किसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, तो उसकी जो भी एप्लीकेशन स्टेटस है, उसका जो भी एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, जो भी करना है, वो आपकी पुरानी वेबसाइट के ऊपर ही होगा। उसका लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो नया हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम ऑफ 2021, उसका जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका इसी पोर्टल से होने वाला है। तो आप इस नोटिस को यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, अब दो तरीके के एस्पिरेंट्स को यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला एस्पिरेंट वो जिसने पहले कभी कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल नहीं किया है और पहली बार वो फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा एस्पिरेंट्स वो जिन्होंने ऑलरेडी कमीशन की इस वेबसाइट के इस पोर्टल के ऊपर आकर के किसी फॉर्म को फिल किया है। रिसेंटली एचपी नायब तहसीलदार की जो एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी उसके लिए आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने फॉर्म को ऑलरेडी फिल किया होगा और रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के ऊपर की होगी। ठीक है, तो आपके लिए तो सिंपल है, आप यहां पर यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहां पर आप कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार इस पोर्टल को यूज कर रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक। तो ध्यान से, जो भी एस्पिरेंट्स ने अभी तक इस नए वेबसाइट के ऊपर, कमीशन की नई वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म फिल नहीं किया है, उनको यहां नए न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। टर्म्स एंड कंडीशंस कमीशन की हैं, एक बार रीड करना आपको जरूर चाहिए इसको, और उसके बाद आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस जो है उसको टाइप इन करेंगे। मैं यहां पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूं। ठीक है, ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहां पर आपको देना है। बहुत ध्यान से ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप फिल करिएगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो इसी के ऊपर आएगी। और आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करने का भी जो लिंक है आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आने वाला है, तो उसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। मोबाइल नंबर भी जो है आप बिल्कुल एक्यूरेट मोबाइल नंबर को भरने वाले हैं। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको दो यहां पर अवेलेबल किए गए हैं, विच वाज द फर्स्ट पेट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। इसमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यूज कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप उसका आंसर क्या आपने लिखा है वो आंसर आप याद रखिएगा। अगर फ्यूचर में अपना पासवर्ड आप भूल जाते हैं या कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज करके पासवर्ड और अकाउंट की रिकवरी कर सकते हो। यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल भी गए और दोबारा नया पासवर्ड बनाना चाहते हो तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर आपकी मदद करेगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने यहां पर चूज कर लिया, विच वॉज योर फर्स्ट पेट, और मैंने यहां पर लिख दिया टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट
पासवर्ड की बात आती है। पासवर्ड आप यहां पर अपना जो लिखेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस है। यहां पर आई पे हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और 15 कैरेक्टर्स मैक्सिमम कैरेक्टर्स अलाउड है, यानी 8 से लेकर 15 तक का कैरेक्टर का लेंथ, पासवर्ड की लंबाई होनी चाहिए। इसके बाद पासवर्ड में एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक एटलीस्ट स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर जरूर होना चाहिए 1 2 3 1 से 0 से लेकर 9 तक। इसके बाद आप कोई स्पेशल कैरेक्टर जरूर यूज करेंगे जिसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, डॉलर साइन आता है, हैशटैग आता है और आपका @ का साइन आता है। तो इसमें से कोई भी साइन आप जरूर यूज करेंगे। तो एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए आपके पासवर्ड के अंदर, और एटलीस्ट 8 डिजिट्स का, 8 नंबर्स का, 8 लेटर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर अपना जो है पासवर्ड भी लिख देता हूं। ठीक है, मैंने सारी कंडीशंस को फॉलो किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड कंफर्म भी करवा दिया। आपको वही पासवर्ड दोबारा कंफर्म करना है। अगर दोनों पासवर्ड्स में मिसमैचिंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपको ब्राउजर बता देगा कि आपका पासवर्ड गलत है। ठीक है, आपने जो कंफर्म पासवर्ड डाला है वो गलत डाला है। देखिए, पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड मस्ट मैच, तो आप यहां पर मैच करवा देंगे पासवर्ड को। ठीक है, फिर आप अपनी सिक्योरिटी की को डालोगे। बहुत ध्यान से, आपने केस सेंसिटिव सिक्योरिटी की है, यानी कि जिस कैपिटल लेटर अगर कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल को स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, मैंने NCTWK0 और मैं आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पे। तो आपने ध्यान से अपना ईमेल एड्रेस फिल किया है, मोबाइल नंबर फिल किया है, सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर फिल किया है, और फिर आपने अपने पासवर्ड को चूज कर लिया है। ये पासवर्ड आपको याद रखना होगा, और फिर आपने कैप्चा फिल कर दिया एंड देन यू क्लिक ऑन रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद एक आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर विद द फॉलोइंग डिटेल्स। आपका ईमेल आईडी, आपका नंबर, इसको एक बार जरूर पढ़ के चेक कर लीजिएगा कि ईमेल आईडी में भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, और मोबाइल नंबर भी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और फिर आप क्लिक करेंगे यस के ऊपर। ठीक है, यस पे क्लिक करते ही आपको जिस पेज पे ले जाया जाएगा वो पेज आ रहा है ये। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, सक्सेसफुली आप रजिस्टर हो गए हैं। उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं, और फिर आपको लिखा होगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। रजिस्टर यहां पर करने के बाद आपने अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे दिया है। अब आपको अपना अकाउंट वेरीफाई और एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको एक एक्टिवेशन लिंक आपकी जो ईमेल एड्रेस आपने फिल किया वहां पर, और जो फोन नंबर आपने दिया है उस फोन नंबर के ऊपर आपका एक एसएमएस जाएगा। उस एसएमएस में होगा एक ओटीपी, वो ओटीपी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक मेल आएगी, उस मेल में होगा एक लिंक। ठीक है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तब जाकर आपका अकाउंट वेरीफाई होगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये काम करना है उन सभी न्यू एस्पिरेंट्स को जो न्यू एस्पिरेंट्स पहली बार एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप ऑलरेडी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं तो आपने सारा प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया उसके बाद आप यहां पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करेंगे। ठीक है, जो भी अकाउंट आपका ओटीपी आया है आपके एसएमएस के ऊपर और जो मेल के ऊपर आपको लिंक आया है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके ऊपर जा करके आपको वेरिफिकेशन जो है वो करनी है। रिसेंट टाइम्स में ये हमें कई एस्पिरेंट्स ने बताया है कि जब वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो ओटीपी मोबाइल नंबर पे तो जरूर आ रहा है लेकिन मेल पे एक्टिवेशन लिंक अभी नहीं आ रहा है। तो कुछ डिले हो सकता है, कमीशन की तरफ से कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा लेट आपको ईमेल एड्रेस पे मेल आती है, आपका एक्टिवेशन लिंक आता है। क्लियर हो चुका है? नेक्स्ट, जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तब आपको डिटेल्स उस अकाउंट के अंदर फिल करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस अकाउंट के ऊपर अपना फॉर्म फिल कर रखा है, तो मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं। मैंने अपने आप को एक्टिवेट और रजिस्ट्रेशन करवा ली थी और मैं अब लॉगिन करके आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि आगे का प्रोसेस आपका क्या फॉलो होने वाला है। ठीक है, आप अपना ईमेल एड्रेस, जो आपने ईमेल एड्रेस पहले डाला था वही ईमेल एड्रेस आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद आप यहां पर अपना पासवर्ड टाइप इन करेंगे। और अपना कैप्चा भी यहां पे आप डाल देंगे। लॉगिन करते ही आपका पोर्टल जो है वो यहां पर ओपन हो जाएगा।
आपने अगर पहले कोई एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए हैं तो उसकी पूरी अप्लाइड एप्लीकेशन की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एनटी का फॉर्म आपके फिल किया था, तो यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड होता है और आपका रिजल्ट भी यहीं पता चल जाता है। तो ये तो एनटी की एप्लीकेशन जो ऑलरेडी फिल्ड है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पर जो पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं वहां पर आपको दिखेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तहसीलदार, ट्रेजरी ऑफिसर। दिस इज द वैकेंसी दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर। यहां पर आपको दिख रहा है अप्लाई का बटन, ठीक है। यहां पर आप फिल करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन इससे पहले जो न्यू एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं थे और उन्होंने नया नया अपना अकाउंट बनाया, उनको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी फिल्ड है, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स होंगे उनको सारी डिटेल दोबारा से भरनी पड़ेगी। सबसे पहले उनको अपना नाम यहां पर भरना पड़ेगा, पूरा जो कंप्लीट नेम आपके 10th के मार्कशीट के ऊपर है। 10th की मार्कशीट जो आपको मिलती है, 10th का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके ऊपर जो आपका नाम है वो नाम आप यहां पर फिल करेंगे। स्पेलिंग आप बिल्कुल सेम रखेंगे, नाम की उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर अपनी बताएंगे, अपना जेंडर चूज करेंगे। फादर्स एंड मदर्स नेम भी जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट्स के ऊपर मेंशन है वो वही नाम, सेम नाम आपका यहां पर मेंशन होना चाहिए। अगर कोई नाम में एक डिस्क्रिपेंसी होती है बाद में तो इश्यूज हो सकते हैं, उसको सॉल्व जरूर किया जा सकता है। कमीशन को मेल लिखना होता है, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, तो हम यहीं अगर ध्यान रखें और ऐसी कोई दिक्कत ना आने दे तो ज्यादा बेटर होगा। तो अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम आप बहुत ध्यान से जो आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर है वो यहां पर आप लिख देंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आप चूज करेंगे, ठीक है। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको अपना बताना पड़ेगा। आपके फेस के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर कोई यूनिक मोल हो, कोई यूनिक मार्क हो जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करे, वो चीज आप यहां पर लिखकर बताएंगे। देन आपको एक लिस्ट में से चूज करना पड़ेगा कि क्या आप एचपी की डोमिसाइल रखते हैं, या आप एचपी के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं हिमाचल प्रदेश के, या आपने हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से 10th और 12th को पास किया है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो अगर आप ऑब्वियसली डोमिसाइल्ड हैं तो आप क्लिक कर लेंगे, बोनाफाइड हैं तो क्लिक करेंगे। फॉर मी आई एम नन ऑफ दीज, नाइदर आई एम डोमिसाइल नाइदर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ एचपी, और मैंने अपना 10th और 12th भी हिमाचल से नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पर नन ऑफ द अबव सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। स्टेट जहां से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। कैटेगरी अपनी जो है वो मेंशन कर दोगे। इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो यहाँ पर आपका आता है, और इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप यहाँ पर जब क्लिक करते हो तो आपको मिल जाती है कि आप कौन सी कैटेगरी को चूज करना चाहते हैं, ठीक है। फिर सब कैटेगरी के आप एचपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इसको आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट सिलेक्ट दिस एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेशनैलिटी अपनी इंडियन, और रिलीजन अपना आप यहां पर मेंशन कर देंगे। अगर आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आप माइनॉरिटी में नो की जगह यस क्लिक करोगे, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड हो तब भी आप यहां पर यस क्लिक करेंगे, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड, राइट। तो अगर मैं अपनी इस पूरे प्रोसेस को एडिट करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये मेरा पूरा प्रोसेस, नाम चेंज करने की मुझे परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन बाकी चीजें आई कैन चूज माई नेशनैलिटी फ्रॉम इंडियन और एनी अदर, लेकिन इंडियन ही यहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको। स्टेट आप अपना चूज कर सकते हैं फ्रॉम दिस लिस्ट, यू कैन चूज योर कैटेगरी ऑल्सो, राइट। ये चीज आप पहली आपको बतानी पड़ेगी, एंड देन यू विल सबमिट। क्लियर हो गया है। सबमिट के बाद अगेन दे विल कंफर्म कि क्या यहां पर सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। फिर अगेन आर यू श्योर, तो आप यहां पर यस करेंगे। फिर आती है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गिव योर मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, राइट। मोबाइल नंबर आपने ऑलरेडी एक दिया था, उस मोबाइल नंबर को आप यूज कर सकते हो, और फिर आप एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी जो आपने अभी तक यूज नहीं की है, एक ईमेल आईडी से आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, कोई ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आप यहां पर दे सकते हैं जिसके ऊपर भी आप अपनी कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस फिल करोगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो है जहां पर कमीशन अगर आपसे कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहता है एड्रेस के ऊपर, तो वो वहां से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यहां पर हमने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस फिल कर दिया। परमानेंट एड्रेस इज बेसिकली द एड्रेस जहां पर आपका परमानेंट रेजिडेंस है। ये आपका कोई जो एंसेस्ट्रल विलेज हो सकता है, वहां देना चाहते हो वहां हो सकता है, आप शहर में कहीं रिसाइड करते हो वहां हो सकता है। जैसे हम में से कई सारे एस्पिरेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स होते हैं और हम बाहर रह के कहीं तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां पर हमारा करंट एड्रेस है वो हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी दूसरे शहर में दूसरी जगह पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जहां आप करंटली स्टे करते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दीजिए, और परमानेंट एड्रेस आप अपने घर का दे दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो यहां पर आप सेम ऑफ द अबव क्लिक करेंगे, एंड यू विल गेट टू सी कि आपका दोनों एड्रेस जो है दोनों फील्ड्स में सेम एड्रेस कॉपी हो जाएगा। क्लियर। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो आपका वो एड्रेस है जो बिल्कुल आप जहां पर अवेलेबल अभी रहते हैं, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस वो है जहां से आप बिलोंग करते हैं, उसको आप फिल कर सकते हो।
क्लियर हो चुका। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, सेव करोगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल करने के लिए बोला जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में यू विल सी कि यहां पर मैंने अपनी सारी क्वालिफिकेशंस को ऑलरेडी फिल कर दिया है। यहां पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस में सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है 10th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे उसको आप स्कैन कर लीजिए, सर्टिफिकेट को, उसकी पीडीएफ फाइल बना लीजिए और उस पीडीएफ फाइल को यहां पर आप अपलोड करेंगे। स्कैन करके पीडीएफ फाइल कैसे बनती है, इसके कई प्रोसेस हैं। पहला तो आप किसी शॉप पर जाकर, साइबर कैफे में जाके यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट स्कैन्ड और वहां से आप उस सर्टिफिकेट की पीडीएफ कॉपी बनवा सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास घर में खुद स्कैनर है तो आप अपनी पीडीएफ, आप अपने सर्टिफिकेट को स्कैन करिए, कंप्यूटर के ऊपर उसकी इमेज आ जाएगी, उस इमेज को एज अ पीडीएफ आप सेव कर लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के, जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है उसमें उस पिक्चर को पेस्ट करने के बाद उसको एज अ पीडीएफ सेव कर लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ को आप यहां पर अपलोड कर दोगे। अपनी क्वालिफिकेशन में जैसे यहां पर 10th 12th और जो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है यानी जो ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है उसको आप यहां पर फिल करेंगे। जनरल जो क्वालिफिकेशन की स्पेशलाइजेशन है वो आपकी 10th और 12th में जनरल आएगी, और जो आपकी ग्रेजुएशन में जो भी आपने सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उसको आप यहां पर मेंशन कर दोगे। फिर अपनी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आप यहां पर बताएंगे। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी बताने के बाद आपने जैसे 10th का आईसीएसई बोर्ड मैंने यहां पर फिल कर दिया है, 12th का मैंने सीबीएसई बोर्ड फिल कर दिया। आप यहां पर अगर हिमाचल स्टेट बोर्ड से हैं तो वो भी आप यहां पर फिल कर सकते हैं, और फिर आपकी ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से हुई है उस यूनिवर्सिटी को आप यहां पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का नेम, किस स्कूल से आपने 10th और 12th की है और किस कॉलेज से या किस यूनिवर्सिटी से आपने अपना जो है डिग्री कंप्लीट किया है वो भी आप यहां पर लिख देंगे। क्लियर। ध्यान रखना है ग्रेजुएशन की जब बात होती है तो यहां पर यूनिवर्सिटी और आपका इंस्टीट्यूशन अलग अलग हो सकता है। हम में से कुछ एस्पिरेंट्स होंगे जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो उसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट से उन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस हो, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स हो, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग हो, किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट हो, तो यहां पर आप वो डिपार्टमेंट मेंशन कर देंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन नेम में। अगर आपने किसी एफिलिएटेड कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जो किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होगा तो आप यहां पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड था, और यहां पर आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पर अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको मेंशन कर दिया और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज जो है उसको मेंशन कर दिया। देन सब्जेक्ट्स की बात आती है तो यहां पर आप अपने सभी सब्जेक्ट्स को टाइप इन करके, जिन जिन सब्जेक्ट्स का आपने एग्जाम दिया था 10th में, जो आपकी मार्कशीट के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उनको आप यहां पर लिस्ट कर देंगे। सेम 12th में भी जो आपकी मार्कशीट के ऊपर सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उसको आप यहां पर लिख देंगे, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन आपने जिस फील्ड में की है उसको भी आप यहां पर लिख देंगे। क्लियर है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा कि हर क्वालिफिकेशन में आपका परसेंटेज या रिजल्ट किस तरीके का आया है। आपको बताना पड़ेगा कि आप पास हुए हैं, किस ईयर में पास हुए हैं और कितनी परसेंटेज आपने वहां पर स्कोर की है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो 10th और 12th के अंदर तो इट इज वेरी इजी, आपको पास और ईयर ऑफ जिस ईयर में आपकी मार्कशीट है वो ईयर भी आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, पास वर्ड्स भी आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, और कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो भी उस मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा। उससे आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेजुएशन की जब बात आती है तो ग्रेजुएशन में भी पास एंड 2016 और जो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स थे या आपकी सीजीपीए थी या फिर आपके परसेंटेज मार्क्स थे उसको आप यहां पर मेंशन कर दोगे, ठीक है। सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके सर्टिफिकेट है 10th का, 12th का या ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन यूनिक नंबर होता है, वो यूनिक नंबर भी आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट के ऊपर ही आपकी इशू डेट भी होती है कि किस दिन ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, उस पे होगा कि डेट ऑफ रिलीज या डेट, सिर्फ डेट लिखकर आपको एक डेट लिखी होगी कि इस दिन ये सर्टिफिकेट बना है या इशू हुआ है, तो वो डेट भी आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप एडिशनल क्वालिफिकेशन जो भी हैं उसको यहां पर आप ऐड करते जाएंगे। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या डबल ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको आप यहां पर एक न्यू क्वालिफाइड एग्जाम की तरह, किस तरीके का एग्जाम था, पासिंग किस ईयर में हुई है और किस एक सब्जेक्ट में आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप यहां पर मेंशन कर देंगे। क्लियर हो चुका है, ठीक है। ऐड न्यू क्वालिफिकेशन आपको करनी है तो आप बाद में जाकर दोबारा भी कर सकते हैं सारी चीजें। क्वालिफिकेशन लेवल किस तरीके का है, आपको कोई मास्टर्स है, डॉक्टरेट है, पोस्ट ग्रेड है, क्वालिफिकेशन आपने किस सब्जेक्ट के अंदर की है, क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन किस तरीके की है, तो ये मैं आपको एक बार एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूं कि क्वालिफिकेशन लेवल में जैसे मैंने यहां पर आपका डाला कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन किस फील्ड में की है तो वो मैं यहां पर जो है सेटअप कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर MA फिल कर देता हूं या MBA फिल कर देता हूं और उसके बाद मुझे यहां पर अपने सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट के अंदर मैंने वो क्वालिफिकेशन ली है, वो सब्जेक्ट यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन नेम, जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं अपनी ग्रेजुएशन के दौरान उनको यहां पर मैं सारे सब्जेक्ट्स को मैं टाइप करूंगा। रिजल्ट पास हुआ है तो मैं पास लिख दूंगा, पासिंग ईयर लिख दूंगा, परसेंटेज कितनी स्कोर की है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट इशू है, ये सारी चीजें फिल करने के बाद यू विल सेव हियर, राइट। तो इस तरीके से आपको सारी क्वालिफिकेशंस को ऐड कर देना है अपने फॉर्म के अंदर।
फिर बात आती है डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस और सिग्नेचर्स को अपलोड करना पड़ेगा आपको, राइट। तो अगर यहां पर मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूं, जब सिग्नेचर और फोटोग्राफ की बात होगी तो सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लू या ब्लैक पेन से, ध्यान रखिए सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन, ऑन प्लेन व्हाइट पेपर आप अपना सिग्नेचर करेंगे और अगेन उसको स्कैन करके उसकी इमेज निकाल लेंगे, इमेज बना लेंगे, ठीक है। इमेज का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या पीएनजी होना चाहिए और साइज शुड बी बिटवीन 10 to 50 केबी फॉर सिग्नेचर, राइट। फोटोग्राफ की बात होगी तो आप अपने फोटोग्राफ को स्कैन करेंगे, फोटोग्राफ खींच करके आप उसको अगर आपके पास अच्छा कोई फोन है, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल या कैमरा है जो साफ फोटो खींच सकता है, तो आप एक व्हाइट या प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर खड़े होकर के विदाउट एनी स्पेक्स, ध्यान से, अगर आप चश्मा पहनते हैं, आप स्पेक्स पहनते हैं तो आप स्पेक्स नहीं पहनेंगे, कोई आपके फेस के ऊपर मास्क नहीं होना चाहिए, कोई हिडन कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके फेस को हाइड करे, और आप अपनी फोटो को क्लिक करेंगे, ठीक है। और वो जो डिजिटल फोटो होगी उसको आप 10 to 100 केबी की साइज में फिट करेंगे। अब अगर आपकी पिक्चर की या सिग्नेचर की साइज मैक्सिमम साइज से ज्यादा है, यानी कि 100 केबी से ज्यादा साइज की आपकी पिक्चर की साइज है या फिर आपकी सिग्नेचर की साइज 50 केबी से ज्यादा है, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, जो भी आपकी पिक्चर है, जो भी आपका सिग्नेचर है, उसको आप ओपन कर लेंगे MS पेंट में, ठीक है। पेंट में पेंट ओपन कर लिया मैंने। अब मैं आपको कोई भी इमेज यहां पर जो है उसको एक बार रीसाइज करके दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो मेरी इमेज है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि फोटो का जो साइज है वो यहां पर आपको दिख रहा है 5.1 केबी, नीचे आपको फोटो का साइज दिखता रहेगा, राइट। अब अगर मैं इसको रीसाइज करके इसकी पिक्सल्स का जो साइज है वो बढ़ा देता हूं, 100 की जगह इसको 200 कर देता हूं, तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज का साइज है वो तो उतना ही रहेगा, ये साइज बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन कम जरूर हो सकता है। अगर आप इसके पिक्सल साइज को और कम कर दें, 100 की जगह आप इसको लेट्स से 25 कर देते हैं हम, ओके करेंगे, तो आप देखिए ये आपकी जो इमेज का साइज है वो 5.1 केबी है। और कम करना चाहें तो आप इसको और कम भी कर सकते हैं, इसे कंट्रोल एस करेंगे हम, ये 5.7 केबी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अगर इमेज का साइज 100 या 50 केबी से ज्यादा का है तो आप उसको पेंट में पेस्ट करिए, रीसाइज में जाइए, फोटो का साइज जो है वो थोड़ा सा 100 से कम कर दीजिए और 50 कर दीजिए, 70 कर दीजिए, और आपकी जो सेव करेंगे जैसे ही यहां पर आपको जो न्यू साइज है फोटो का वो यहां पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर वो 100 केबी से नीचे आ जाए आपकी फोटो और सिग्नेचर अगर 50 केबी से नीचे आ जाए तो आप उसको अब अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं हमारे पोर्टल के ऊपर। पोर्टल पे आप यहाँ से फाइल को चूज कर सकते हो कि कौन सी फाइल आप अपलोड करना चाहते हो, और अपने जो आपका फोटो है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेम इज गोइंग फॉर दी सिग्नेचर ऑल्सो, राइट। सिग्नेचर के लिए भी आप अपनी चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, वो फाइल जहां पर आपका सिग्नेचर था उस फाइल को सिलेक्ट करोगे जेपीजी फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, और उसको अगेन यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। क्लियर है। तो क्या हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, फोटोग्राफ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी ब्लर्ड फोटोग्राफ या कोई भी हिडन चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके फेस को ढक रही हो। इसके साथ स्पेक्टिकल्स जो है वो आप पहन सकते हो, स्पेक्टिकल्स पहन सकते हो, ट्रांसपेरेंट स्पेक्टिकल्स जो है वो पहन सकते हो, लेकिन जो गॉगल्स होते हैं जैसे कलर्ड स्पेक्टिकल्स होते हैं वो आप बिल्कुल नहीं पहनोगे, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स जो है वो अलाउड है, कैप नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स नहीं होनी चाहिए, कलर्ड स्पेक्टिकल्स नहीं होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट स्पेक्टिकल्स होते हैं वो आप जरूर पहन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सिग्नेचर भी जो है व्हाइट पेज के ऊपर ब्लू या ब्लैक पेन के साथ करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अगर आपने पहले किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आपको सारा वर्क एक्सपीरियंस यहां पर बताना पड़ेगा। आप किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है ये आप यहां पर टाइप करेंगे, किस डेट से काम शुरू किया है, किस डेट तक काम किया है वो आप फ्रॉम से टू डेट के अंदर मेंशन करेंगे, किस पोस्ट के ऊपर आपने काम किया है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल पोस्ट पे काम किया है, आप लंबे समय तक काम कर रहे थे और आपकी जो पोस्ट है वो प्रमोट होकर चेंज भी हुई है, तब आपको अलग अलग ये एक्सपीरियंसेस भरने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपने पोस्ट ए के ऊपर 1 साल काम किया है और 1 साल पोस्ट बी के ऊपर काम किया है तो दो अलग अलग आपको भरनी पड़ेगी। सेम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, फ्रॉम से टू डेट दोनों का अलग अलग होगा, 1 साल का फॉर पोस्ट ए और दूसरे में पोस्ट बी के साथ एंड डेट और स्टार्टिंग डेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। और वर्क सेक्टर आप किस में कर रहे हैं, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में आप काम कर रहे थे वो चीज आप यहां पर मेंशन करेंगे, और वर्क प्रोफाइल क्या थी, मतलब किस तरीके का काम आपको करना पड़ता था वो भी आप यहां पर लिखेंगे और अपने वर्क एक्स को ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहां पर अपना जितना वर्क एक्सपीरियंस है उसको यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, फ्रॉम डेट से लेकर टिल डेट तक, किस डेट तक मैं कर रहा था,
डेजिग्नेशन क्या थी मेरी, किस प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा था और किस तरह का काम कर रहा था, ये मैंने लिख दिया है। एक्सपीरियंस जो है टोटल आपको ये कैलकुलेट करके बता देगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टार्टिंग एंड एंड डेट। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अभी कहीं भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आप सीधा यहां पर नो क्लिक करेंगे और आपको नेक्स्ट आगे वाले पोर्टल के ऊपर जो है वो भेज दिया जाएगा। क्लियर हो चुका है? तो अगर आप ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो वर्क एक्सपीरियंस यहां पर आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में थे तो भी आपको मेंशन करना जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर में थे तो भी आपको मेंशन करना जरूरी है, अगर आप आर्म्ड फोर्सेज में काम करके आप आए हैं तब भी आपको वो चीज यहां पर मेंशन करना है, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का पोर्टल। यहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने होते हैं दोस्तों। किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स? आपको 10th का डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करना है, 12th का, और बीटेक की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। यहां पर आपको जो डॉक्यूमेंट है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो आपने फिल कर दी थी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, वो इंफॉर्मेशन यहां पर ऑलरेडी हो जाएगी। आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में यहां पर अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है। ध्यान से, इमेज फॉर्म में नहीं, पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट जो है इसको हम यहां से ब्राउज करेंगे, और इशू डेट क्या थी वो आपने ऑलरेडी फिल कर दी थी, किस डेट तक वैलिड है वो भी वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये वैलिड की कोई डेट नहीं होगी, और आप किस फाइल को यहां पर अपलोड करना चाहते हैं वो फाइल आप यहां से चूज कर लेंगे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव। अभी जो फाइल है वो 2 MB से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए पीडीएफ फाइल, और 10 KB से छोटी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो पीडीएफ फाइल्स होंगी, सिर्फ उसमें सर्टिफिकेट जो रहेगा उसकी फाइल 1 MB के अराउंड होगी, या 1 MB से भी थोड़ी कम हो सकती है। कुछ 100 KBs की आपकी पीडीएफ की फाइल बनेगी, जिसको आप यहाँ पर अपलोड करके सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लियर हो चुका है? यहाँ पर जैसे हमने आया कि प्लीज सेलेक्ट अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, में किसी भी तरीके का पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से चूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया, इसको ओपन किया और मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल्स यहां पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उस वर्क एक्सपीरियंस का भी जो डॉक्यूमेंट है, जब आप आपने उस जॉब को छोड़ा होगा, आपको जो रिलीविंग लेटर मिला होगा या आपको जो एक्सपीरियंस लेटर मिला होगा, वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाकर के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस नए एस्पिरेंट्स को करना पड़ेगा। जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू गुजर चुके हैं, उन्हें पता है कि उन्हें डायरेक्टली क्या करना है। उन्हें होम पर जाकर के जो एडवर्टाइजमेंट आई है फॉर दी ब्लॉक डेवलपमेंट एचपी ट्रेजरी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसके ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर ऑलरेडी क्लोजिंग डेट जो है 14 जुलाई 12 बजे रात का टाइम दिया गया है हमें, और फी जो क्लोजिंग डेट है कि फी पेमेंट करने की भी जो लास्ट है वो भी आपका 14 जुलाई 11:60 के ऊपर, यानी 12 बजे आपको टाइम दिया गया है। तो यहाँ आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते ही दिस एप्लीकेशन फॉर्म विल ओपन। मोस्ट ऑफ द डिटेल्स जो ऑलरेडी आप फिल कर चुके हो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर प्री फिल्ड होंगी, ऑटोमेटिकली फिल्ड होंगी। वेरियस डिपार्टमेंट्स की पोस्ट हैं, और आपका जो पोस्ट है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ट्रेजरी ऑफिसर और तहसीलदार की ये वैकेंसीज जो है इस बार की नोटिफिकेशन के अंदर आई है। तो वो सारी पोस्ट यहाँ पर ऑलरेडी प्री फिल्ड होंगी। फिर आपको अपना एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर के प्रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा जो हिमाचल के अंदर जहां जहां भी सेंटर बनने वाले हैं पूरी लिस्ट है, वहां आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर शिमला को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रेफरेंस नंबर 1। प्रेफरेंस नंबर 2 में मैं यहाँ पे सोलन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रेफरेंस नंबर 3 में मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पर ऊना को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये मेरी 3 प्रेफरेंस होगी। मोस्टली जो आपकी प्रेफरेंस नंबर 1 होती है वहीं पर आपको सेंटर मिल जाता है, तो आप कोशिश करिएगा कि प्रेफरेंस नंबर 1 आप वही सेंटर को भरें जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपके घर के या जहां भी आप रहते हैं वहां सबसे करीब हो, और जहां पर जाना आपके लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो, वहां जो है प्रेफरेंस नंबर 1 भरिए, और उसी के हिसाब से प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस 3 आप भरेंगे। ठीक है, फिर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिख रहे हैं, यू कैन सी ये लिस्ट में पहली बार आपको सिर्फ 11 ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल है, इसको आप स्क्रॉल करते हो तो यू कैन सी ऑल द 31 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेरी भी भेजी थी कि सर हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो पूरे नहीं दिख रहे हैं। तो शायद इसका कारण ये था कि अगर आप इसको फोन पे खोलेंगे या किसी ऐसे ब्राउजर में खोलेंगे तो ये स्क्रॉल बार जो है वो कई बार हमें दिखता नहीं है। ठीक है, ये जो स्क्रॉल बार है जिससे मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ये कई बार दिखता नहीं है। पूरा पेज जो होता है वो आधा दिख रहा होता है, हमें पेज को थोड़ा साइडवेज मूव करना पड़ता है और फिर हमें स्क्रॉल बार दिखता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोशिश करिए कि किसी पीसी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आप ये एप्लीकेशन फिल करें ताकि आपको पूरा पेज जो है कंप्लीट एक टाइम पर दिखाई दे। क्लियर? यहां पर आपने ऑप्शंस देख लिए हैं, इसमें से जो भी ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल यहाँ पर टिक कर देता हूं और ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, राइट।
फिर आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो आपने ऑलरेडी अपलोड किए थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक करेंगे कि आपकी फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। फिर आपकी जितनी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका जो जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल आपने ऑलरेडी फिल की थी, इसको भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आलस और जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ बहुत ध्यान से ये सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ये सब चीजें आप चेक कर लेंगे। एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके डॉक्यूमेंट जो 10th के और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोडेड यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आप क्लिक करके इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करके आप देख भी सकते हो कि सही डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी, गड़बड़ यहाँ पर दिखती है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर जो कंडीशंस दी गई हुई हैं इसको आप डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे और इसको यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई एम एन इंडियन नेशनल एंड द स्टेटमेंट्स मेड आर ट्रू। और जैसे ही आप यहाँ पर टिक करते हैं आपको दिख जाएगा कि आपके जो सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए थे वो सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको प्रीव्यू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 10th का सर्टिफिकेट और आपकी जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है कि बिल्कुल सही सर्टिफिकेट है। इसको भी आप क्लिक करेंगे कि आई हैव चेक्ड कि ये जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी गड़बड़ी जो नहीं है वो रीडेबल है और मतलब ट्रू सर्टिफिकेट है, वो नकली सर्टिफिकेट नहीं। इस तरीके की डिक्लेरेशन होती है। इसको क्लिक करते ही यू कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट, राइट। और फिर आप यहां पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हो। दोबारा से डायलॉग बॉक्स आता है कि आर यू श्योर दैट यू फाइनली वांट टू सबमिट द एक्सप्लेनेशन द एप्लीकेशन। इसको भी आप यहां पर यस कर देते हैं, ठीक है। आपके एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका फी पेमेंट के लिए ये वेब पेज खुलता है। इस फी पेमेंट के वेब पेज पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर विजिबल होगा। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपने पास। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को देख भी सकते हो। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप यहाँ पर देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल के आप अपने पास रेफरेंस के लिए इसको रख लीजिएगा कि आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म था, इस पर आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। और फ्यूचर में अगर एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी होती है या कमीशन से आपको कुछ एप्लीकेशन के अंदर चेंज करवाना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको एप्लीकेशन नंबर ही काम आने वाला है, ठीक है। तो एक बार ये जो आपका पूरा फॉर्म है इसको यहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट में निकाल सकते हो या प्रिंट पीडीएफ की तरह उसको सेव करके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप फी पेमेंट की जब यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 400 रुपीज़ मेरी यहाँ पर फीस लग रही है। डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज ये फीस जो है वो अलग अलग हो सकती हैं और जो भी आपकी रिक्वायर्ड फीस होगी वो फीस यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड होगी और आपको फी मोड यहाँ पर हिमकोश के नाम से दिखाया जाएगा, जिसको आपको टिक करना है। यही एक आपको मोड अवेलेबल है, इसको आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको डायलॉग बॉक्स आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फॉर द फी पेमेंट। आप यहाँ पर येस क्लिक करेंगे। येस क्लिक करते ही आपका चालान का पेमेंट गेटवे यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसमें आप बहुत क्लियरली आप चेक कर लेंगे, इसे डिपार्टमेंट आपको बताया गया पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर सेक्रेटरी जिनको ये सारा जो अमाउंट है वो जाने वाला है वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। रेफरेंस नंबर भी आपको दिख रहा है। आपका ईमेल जो है वो ईमेल आप यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे कि जो ईमेल आपने जिससे रजिस्टर किया था वही ईमेल यहाँ पर आपको शो कर रहा है नहीं कर रहा है। और उसका पीरियड भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पीरियड 20 जून को, जिस दिन मैं फॉर्म भर रहा हूँ उस दिन का डेट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ ध्यान से चेक कर लेंगे। एग्जामिनेशन फी एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की है और इसका 400 अमाउंट होने वाला है और 400 रुपीज़ है। अब पेमेंट टाइप की जब बात आती है तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए, ई बैंकिंग या मैनुअली, ठीक है। मैनुअली अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो यहाँ पर देखिए अलाउड नहीं हो रहा है, राइट। आपको ई बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट यहां पर करनी पड़ेगी, क्लियर। ई बैंकिंग पे क्लिक करके यू विल सेलेक्ट यहाँ पर कि कौन से बैंक पे आप अपना जो नेट बैंकिंग है या वो क्रेडिट कार्ड या यूपीआई यूज़ करना चाह रहे हो वो आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे। आप चाहें तो एसबीआई की नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप अकाउंट अपना ओपन करेंगे एसबीआई का और फिर वहाँ से आप पेमेंट करेंगे। पीएनबी से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, यूको बैंक से यू कैन डू नेट बैंकिंग फैसिलिटी, राइट। और उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ XUAT टेस्टिंग, डू नॉट यूज दिस गेटवे। ये गलती से ये वाला गेटवे आप मत यूज करिएगा, ये टेस्टिंग के लिए बनाया गया इनका गेटवे है। यहां पर आप सबसे कंफर्टेबल जो मुझे लगता है यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, आरटीजीएस या डेबिट या क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करेंगे तो एसबीआई, एमओपीएस या फिर पेयू, इनमें से कोई दो ऑप्शन आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेयू को मैं यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई को भी अलाउ करता है ये। यूपीआई अगर आप यूज करते हो, आप पेटीएम यूज करते हो या कोई दूसरे अपने यूपीआई पेमेंट ऐप्स यूज करते हो, वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। या डेबिट कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड होगा उसको आप यहां पर यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। फिर ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को यहां पर आप मेंशन कर दोगे, F कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम, और उसके बाद हम मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन
आपका जो डायलॉग बॉक्स से ओपन होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मेक पेमेंट, तो आप ओके पे क्लिक करोगे एंड दिस पेमेंट गेटवे विल नाउ प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर आपको कार्ड्स, नेट बैंकिंग और यूपीआई तीनों फैसिलिटीज यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रही हैं। किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो, अगर आप कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो आपको कार्ड की सारी डिटेल्स यहाँ पर जो है फिल आउट करनी पड़ेंगी, राइट। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो कौन से बैंक के नेट बैंकिंग को आप यूज करना चाहते हो वो भी यहाँ पर आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर आप यूपीआई यूज करना चाहते हो तो कौन सी ऐप को यूज करना चाहते हो, या अपनी यूपीआई आईडी, जैसे आपकी यूपीआई आईडी होती है यूजुअली फोन नंबर @ जो भी गेटवे आप यूज कर रहे हो, फोन नंबर @ पेटीएम या फोन नंबर @ जो आपका बैंक है आईसीआईसीआई या एसबीआई, इस तरीके से आपकी यूपीआई आईडी होती है। आप चाहें तो उस यूपीआई आईडी को डायरेक्टली यहां पर एंटर करके वहां से भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर अपनी यूपीआई आईडी को डाल देता हूं, ठीक है। इसको ध्यान से मैंने एक बार चेक कर लिया और यूपीआई आईडी मेरी करेक्ट है, मैंने इसको यहां पर क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। वेरीफाई करने पे, जब अगर आपकी यूपीआई आईडी आपने सही डाली तो वेरीफाई क्लिक करने पे ये यूपीआई आईडी जिस भी पर्सन के उसका नाम आ जाएगा, वेरीफाइड क्लिक के आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करके जहां भी यूपीआई आईडी आपने दी होगी, जो भी आप ऐप यूज कर रहे होंगे, उस पर रिक्वेस्ट जाएगी 400 रुपीज के पेमेंट की, ठीक है। आपके मोबाइल के ऊपर वो पूरी जो पेमेंट रिक्वेस्ट है वो पहुंच जाएगी और वहां से आप पेमेंट को ऑथराइज करोगे। ऑब्वियसली वो ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ऑथराइज करते ही कौन सा पेज खुलने वाला है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। मेरे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ गई है, जो मैंने यूपीआई आईडी डाला था उस यूपीआई आईडी पे पेमेंट की रिक्वेस्ट आ गई है और उस रिक्वेस्ट को अब मैं अप्रूव करने जा रहा हूं। जैसे ही पेमेंट होती है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो पूरा पेमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आप इस साइट के ऊपर पहुंचोगे जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि कितना अमाउंट आपने मिला है, कौन से बैंक से मिला, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, वो फीस आपकी जो है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। इसको आप बैक टू होम जाएंगे, बैक टू होम पर आप जाते हैं तो वापस आपको इसी लॉगिन पेज पे ले जाएगा। यहां पर जाकर के आप दोबारा एक बार चेक कर सकते हो कि आपकी फी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। सो दिस वाज द इंटायर प्रोसेस। जैसे ही आपने फी पेमेंट कर दिया, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आपको एक ईमेल आ जाएगी, आपको एक फोन के ऊपर भी एसएमएस आ जाएगा, जो नंबर आपने दिया था उसके ऊपर एसएमएस भी आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, राइट। सो दिस वाज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से वी कैन fill up the application form for HP Administrative Services Examination। किसी भी तरीके के डाउट्स आपको अगर एप्लीकेशन को फिल करने में आ रहे हैं तो फील फ्री टू कमेंट बिलो, या फिर आप hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं हमें अपने डाउट के साथ, और आपका जो भी क्वेरी होगी, कंफ्यूजन होगी, उसको हम लोग तुरंत दूर करने की कोशिश करेंगे। सो पढ़ते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।